वालेकुम, दिस इज़ शकील एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द लर्निंग ट्री। अच्छा, चूँकि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से स्कूल सारे बंद हैं, तो लर्निंग ट्री ने एक फ़ैसला किया है कि हम 9 और मैट्रिक के लिए भी कुछ सब्जेक्ट्स के वीडियोस हम जो है वो अपलोड करें। तो इसमें हमने ये फ़ैसला किया है कि हम 9 मैट्रिक के लिए जो फ़िज़िक्स का लेक्चर है वो मेरी तरफ से अपलोड हुआ करेगा और मैथमेटिक्स का लेक्चर जो है वो सर आसाम की तरफ से अपलोड हुआ करेगा। अच्छा, चूँकि अब मेरी आज फर्स्ट वीडियो है जो कि 9 मैट्रिक को कवर कर रही है विच इज़ अबाउट फिज़िक्स। मेरी आज फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, जिसमें हम फिज़िक्स की कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे और वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसको पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आएगा, जिसकी वजह से मैं चाहूँगा कि आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करूँ फिज़िक्स के लिए, ताकि आगे पढ़ने के लिए आपके पास जो है वो शौक़ पैदा हो कि अच्छा, मैं बताते चलूँ अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम महाज शकील है और मैं जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में फ्रॉम एलडी यूनिवर्सिटी एंड दिस माय फाइनल ईयर। अच्छा, आज जो मेरा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, जो कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मेरा आज जो है वो लेक्चर होगा, जिसमें मैं पहली चीज़ डिस्कस करूँगा कि फ़िज़िक्स कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका एक्चुअली साइंस की ज़बान में टर्म मतलब क्या है इसका और इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर। हम देखो, हम जो पढ़ेंगे फ़िज़िक्स को, हम फ़िज़िक्स मैं पहले ही बता दूं, फ़िज़िक्स को मैं डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर एग्जांपल भी मेरी याद रह जाएगी तो आपको डेफिनेशन जो है वो याद रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल को मुझे फोकस करना है और पकड़ना है एग्जाम्पल को, ठीक है। फिज़िक्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज़ मैटर एंड नेक्स्ट वन इज एनर्जी, ठीक है। फिजिक्स कहता है कि अगर आप मैटर को और एनर्जी को मिला दो, अगर आप मैटर को और एनर्जी को मिला दो और वो कोई ना कोई वर्क डन दे, कोई ना कोई क्या दे, वर्क डन दे, तो इसकी स्टडी को हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रटे रटाई डेफिनेशन पढ़ूं तो द इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, सही है, द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लें, सही है, वो किसी न किसी एनर्जी से चलती है। जैसे फ़ैन की एग्जाम्पल दूं, जो फ़ैन है वो उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक कि मैं इलेक्ट्रिसिटी पास ना करूं, सही है। फ़ैन इज़ अ मैटर। अच्छा, मैटर और एनर्जी का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो जगह घेरे और उसका कोई ना कोई वेट हो, वो मैटर कहलाता है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ये पेन हो, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो जगह घेर रही है, उसका कोई वेट है, वो मैटर कहलाता है। और एनर्जी वो आपकी एक सोर्स हो जो कि किसी भी मैटर को चलने के लिए, वर्क डन देने के लिए काम दे, वो एनर्जी कहलाती है। तो अब हम फिजिक्स की बात करते हैं कि आपके पास फिजिक्स में क्या होता है कि आपके पास मैटर और एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एग्जांपल मैंने दी अभी फ़ैन की, तो फ़ैन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं चल सकता। फ़ैन इज़ अ मैटर, इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी। जब आपके पास फ़ैन और इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रैक्शन होगा, जब भी फ़ैन जो है वो हमें यूज़फुल वर्क डन दे पाएगा। तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एनर्जी के बगैर चल सके। अगर हम सिंपल ह्यूमन बीइंग की एग्जाम्पल दें, इंसान की एग्जाम्पल दें, इंसान के पास अगर जिस्म हो और रूह ना हो तो तब भी बेकार है। अगर रूह हो, जिस्म ना हो, तब भी बेकार है, सही है। सोल क्या एनर्जी है और जो इंसान की बॉडी है वो मैटर है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है फ्रॉम ए टू जेड जो विदाउट एनर्जी के चल सके। अगर कोई ऐसी चीज़ आपके ध्यान में आ रही है जो विदाउट एनर्जी की चल सकती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो उसको हम डीपली डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें क्या ऐसी चीज़ है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो विदाउट एनर्जी चल सकती है। तो फिजिक्स क्या कहता है कि ऐसी चीज़, ऐसी स्टडी जिसके अंदर मैटर में हम एनर्जी को इन्वॉल्व करें और वो हमें वर्क डन दे दे, दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस की। फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, दैट इज़ एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैग्नेटिक फिजिक्स एंड सो ऑन। तो वो बहुत सारी फिजिक्स की टाइप्स हैं, ब्रांचेस हैं, जिसे आप अगर बुक से रीड आउट भी करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं एक टाइप को ज़रूर डीपली पढ़ूंगा, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। अच्छा, मैकेनिक्स एक्चुअली क्या होता है?
दिस इज अ मोशन ऑफ एनी बॉडी, मोशन ऑफ एनी बॉडी, हर बॉडी की मूवमेंट की स्टडी को हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, अब मोशन दो तरह से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई फोर्स लगे, इसको बोलते हैं विथ फोर्स, और कुछ मोशन विदाउट फोर्स भी होते हैं। सही है, तो मतलब कुछ मोशन होता है फोर्स की वजह से और कुछ मोशन विदाउट फोर्स की वजह से होता है। जो मोशन फोर्स की वजह से होता है उस मोशन को बोलते हैं काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स। इसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स। और जो मोशन विदाउट फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। सही है, तो काइनेटिक्स को हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे एग्जैक्टली। और काइनेटिक्स को हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो सिंपल सी अगर मैं टोटल बात करूं ऑन ओवरऑल, तो काइनेटिक्स होता है मोशन ऑफ एनी बॉडी विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स। किसमें? काइनेटिक्स के अंदर हम ये देख रहे होते हैं एक्चुअली कि फोर्स लगने की वजह से उस बॉडी में क्या चेंजिंग आ रही है, वो क्या किस तरह से उसकी मूवमेंट हो रही है। तो फोर्स का उस बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसकी स्टडी को हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स के अंदर। और काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को जो है वो इंक्लूड नहीं करते, हम ये देख रहे होते हैं कि वो बॉडी जो है वो कितनी किस वेलोसिटी से मूव हो रही है, दैट इज स्पीड, और उसमें क्या एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। ठीक है, अच्छा छोटी सी एग्जांपल देता हूं इन दोनों के लिए। लेट सपोज एक गाड़ी है, उसको मैं स्टार्ट करता हूं, मैं एक्सेलेरेटर पे पाँव रखता हूं, गाड़ी मूव होती है। ठीक है, इसमें गाड़ी के अंदर तो फोर्स लग रही होती है लेकिन बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती। ठीक है, तो हमने एक्सेलेरेटर दबाया, जितना एक्सेलेरेटर दबाऊंगा उतनी गाड़ी तेज़ी से मूव होगी। तो इसकी तमाम की तमाम स्टडी को हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें फोर्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि फोर्स तो पैदा हो रही है एक्सेलेरेटर की वजह से। तो एक्सेलेरेशन जितनी एक्सेलेरेशन होगी उतनी फोर्स, इंटरनल फोर्स पैदा हो रही है। तो इन फोर्स हमारे हाथ में नहीं है एक्चुअली। सही है, गाड़ी के अंदर जो फोर्स लग रही है वो हमारे हाथ पे नहीं है, इंटरनल फोर्स। बट काइनेटिक्स के अंदर ये समय ले रहे हैं, गाड़ी को अगर मैं बाहर से धक्का लगा रहा हूँ, ठीक है, पुश कर रहा हूँ, तो गाड़ी मूव हो रही है। तो उस फोर्स की वजह से गाड़ी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है उस स्टडी को हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स के अंदर फोर्स तो लग रही है लेकिन वो फोर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए हम फोर्स को इंक्लूड नहीं करते। बट काइनेटिक्स के अंदर हम फोर्स हमारे कंट्रोल में होता है, तो दैट्स वाई हम फोर्स को लगा के चेक करते हैं कि बॉडी में क्या जो है वो चेंजिंग वेरिएशन आ रही है। दैट इज काइनेटिक्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेस्ट एंड मोशन। अच्छा, रेस्ट की अगर मैं डिक्शनरी मायने देखूं तो रेस्ट का मतलब होता है सुकून में, सुकून में मतलब रुका हुआ। ठीक है, और मोशन का मतलब होता है हरकत। ठीक है, तो रेस्ट का मतलब जो होता है वो होता है सुकून, मतलब कोई बॉडी ठहरी हुई है, रुकी हुई है, एक जगह पे मौजूद है, दैट इज रेस्ट। और मोशन का मतलब होता है हरकत, मतलब किसी चीज़ की मूवमेंट होना। अच्छा, दो ही स्टेट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, या तो वो रेस्ट के अंदर होगा या तो वो मोशन के अंदर होगा, बीच की कोई चीज़ नहीं होती। इसको हम फिजिक्स की टर्म में पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है लेकिन इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं लोग बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, रेस्ट की जो डेफिनेशन होती है वो मैं यहाँ लिख दूँ, द बॉडी does not change its position according to surrounding। मतलब
बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती सराउंडिंग के लिहाज से, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। और मोशन क्या होता है? द बॉडी changes its position according to surrounding। अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही सराउंडिंग के लिहाज से तो वो रेस्ट के अंदर है, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है सराउंडिंग के लिहाज से तो वो मोशन के अंदर है। अच्छा, ये तो हो गई डेफिनेशन। इसमें बहुत ही एक वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, सराउंडिंग। सराउंडिंग मैं, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप रेस्ट की या मोशन की डेफिनेशन लिखते हो और अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग नहीं लिखते तो आपको स्ट्रेट 0 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस मैं समझा देता हूँ। लेट्स सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार एंड अ कप ऑफ वाटर इज प्लेस्ड ऑन द डैशबोर्ड। ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो और पानी का कप है वो आपके डैशबोर्ड पे रखा हुआ है और गाड़ी हो रही है मूव। ठीक है, यहाँ पे दो बंदे हैं, एक बंदा वो है जो आप हो, जो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, और एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है जो कि बाहर से गाड़ी को देख रहा है मूव होते हुए। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आप बताओ कि जो कप है क्या वो रेस्ट के अंदर है या मोशन के अंदर है। अब लेट्स सपोज अब दूसरा बंदा बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है बाहर, तो बाहर से वो कप देख रहा है। अब वो क्या सोचेगा? जो आप बैठे हो आप क्या सोचोगे? तो सराउंडिंग का वर्ड यूज़ किया है मैंने। तो जो अंदर बैठा हुआ है वो बोलेगा कि भाई मेरे लिहाज से, जहाँ तक मेरी इल्म है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरी सराउंडिंग है, तो मेरी सराउंडिंग के लिहाज से वो गिलास जो है वो रेस्ट के अंदर है। दिस इज़ अ परफेक्ट आंसर कि जो ड्राइवर है वो बोल रहा है कि मेरे लिहाज से, मेरी सराउंडिंग के लिहाज से वो कप जो है वो रेस्ट के अंदर है। दैट्स द मेन पॉइंट, सराउंडिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है वो बोलेगा भाई मेरे सराउंडिंग के लिहाज से जो कप है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। दैट्स मीन उसकी सराउंडिंग के लिहाज से जो गिलास है वो रेस्ट के, मोशन के अंदर है। तो सराउंडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सराउंडिंग का बताना बहुत ज़रूरी है कि सराउंडिंग के लिहाज से वो चीज़ रेस्ट के अंदर है या वो चीज़ मोशन के अंदर है। तो बोथ आंसर आर करेक्ट। वो रेस्ट के अंदर भी है बट ड्राइवर के एनवायरनमेंट के लिहाज से, ड्राइवर की सराउंडिंग के लिहाज से। वो मोशन के अंदर भी है बट जो बाहर बंदा खड़ा हुआ है उसकी सराउंडिंग के लिहाज से। तो बोथ डेफिनेशंस आर करेक्ट। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ क्या होती है? किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम एक ना एक कुछ चीज़ यूज़ करते हैं, उस चीज़ को हम क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटी क्या होती है? जो मिकदार होती है ना, एक्चुअली मिकदार कि मेरे पास जो है वो कितने पेन्स हैं, 2 पेन्स हैं, तो 2 पेन्स आर क्वांटिटीज़। ठीक है, एक्चुअली हमें बताता है कि हमें जो चीज़ है वो कितनी है या इसकी डायरेक्शन क्या है। क्वांटिटी आपके पास 2 टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं एक पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे जो है वो अपने दोस्त के घर पे जाना है। सही है, मैंने उसको कॉल की, मैंने उसे बोला भाई मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं फ़लानी जगह खड़ा हुआ हूँ, मुझे जो है तुम्हारे घर पे आना है, तो मैं किस तरफ आऊँ? अगर तो वो ये बोल दे कि भाई 10 किलोमीटर आगे आ जाओ और फ़ोन बंद कर दे, तो क्या ये नॉलेज कंप्लीट दी है उसने कि 10 किलोमीटर आ जाओ? अब वो 10 किलोमीटर कहाँ जाएगा? टुवर्ड ईस्ट जाए या टुवर्ड वेस्ट जाए, टुवर्ड साउथ जाए, टुवर्ड नॉर्थ जाए, नॉर्थ साउथ जाए, नॉर्थ ईस्ट जाए, नॉर्थ वेस्ट जाए, साउथ ईस्ट जाए, किस तरफ जाए? अब ये तो इशू है। अब वो फंस जाएगा कि वो जाए कहाँ। लेकिन अगर वो उसको डायरेक्शन भी बता देता कि भाई नॉर्थ साउथ आ जाओ या फिर नॉर्थ की तरफ आ जाओ, तो ये एक कंप्लीट जो है वो डायरेक्शन हो जाती किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। सही है, तो ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी चाहिए हो उसमें और उसमें डायरेक्शन भी चाहिए हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डेफिनेशन, ये आपको मैं एग्जांपल दी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर इज़ अ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड से कंप्लीट जो है वो क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो पा रही, कंप्लीट डिफाइन नहीं हो पा रहा है बंदे को जाना कहाँ पे है, अनलेस कि डायरेक्शन ना बताए। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ
डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, दैट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है। मैं एक स्टोर पे जाता हूँ, जनरल स्टोर पे, एंड आई नीड टू परचेज 1 kg राइस, ठीक है। आई नीड टू परचेज 1 kg राइस। अगर मुझे 1 किलो चावल ख़रीदने हैं तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि मुझे 1 kg चावल दे दो। इज़ इट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और नॉट? यस, इट इज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि 1 kg राइस इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वो आपको 1 किलो राइस जो है वो वेट करके दे देगा। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिफाइन हो जाए, दैट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, आसान सी डेफिनेशन कर दी मैंने, एग्जाम्पल याद रहेगी तो हो जाएगा कम। इस तरह याद रखें आप कि सॉरी मैग्नीट्यूड, जस्ट वी नीड मैग्नीट्यूड। सही है, तो मैग्नीट्यूड चाहिए हो उसमें और डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसकी एग्जाम्पल लिख लें आप कि इसके अंदर जो एग्जाम्पल होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो एग्जाम्पल दी मैंने वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट थी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली। दूसरी एग्जाम्पल आप ले लें, दैट इज़ वेलोसिटी। इसको हम आगे पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, टॉर्क, ये भी आपके पास, एंड एटसेट्रा। और अगर हम स्केलर की बात करेंगे, अभी हमने वेट की बात की है, तो एक्चुअली मास की बात की हमने, तो मास भी स्केलर है, वेट भी स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, एंड एटसेट्रा। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस में पढ़ना है और हमें स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस पढ़ना है। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस आपको पता है कि भाई अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो हम कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करके जाते हैं, दैट इज़ अ डिस्टेंस, एंड दैट इज़ यूजुअली मेजर इन मीटर, किलोमीटर एंड सेंटीमीटर एंड सो ऑन। स्पीड और वेलोसिटी की बाद में बात करते हैं, फिर हम डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? अज्यूम करते हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, दिस इज़ ए पॉइंट और दिस इज़ बी पॉइंट, ठीक है। आपसे 2 बातें होती हैं अलग अलग। एक बात ये होती है कि आपको कुछ भी करके ए से बी पॉइंट की तरफ आना है, तो या तो आप ऐसे जाओगे, या तो आप ऐसे जाओगे, या तो आप ऐसे जाओगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, या तो आप ऐसे जाओगे, ये आपकी मर्ज़ी है, या तो आप घूम फिर के जाते हो, आप जा रहे हो, फाइनल डेस्टिनेशन इज़ योर पॉइंट बी। अगर हम सिंपल सी अगर हम स्कूल की एक मेमोरीज़ को पढ़ें, हम स्कूल की मेमोरी को अगर हम रिकॉल करें, तो हम अक्सर जब हम क्लासरूम से वॉशरूम जाते हैं तो हम घूम फिर के जाते हैं। हालांकि पता है भाई कि आपके पास जो वॉशरूम है वो इसी फ्लोर पे है, बट हम जाते हैं टॉप पे, फिर हम जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, फिर दोबारा सेकंड फ्लोर पे आके हम वॉशरूम जाते हैं। ये स्कूल की मेमोरी है। मैं भी अक्सर ये करता था कि जब भी मैं जब जाता था वॉशरूम तो ऐसी जाया करते थे, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो इसी तरह कि अगर हम ए से बी पे जाना है तो एक तो शॉर्टेस्ट वे होता है, या तो हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे आ जाएं, या हम घूम फिर के जाएं, ठीक है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, भाई मुझे बता दिया गया कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कवर करना है, सही है। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कवर करना है कि आपको भाई ए से बी जाना है एनी अप इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि आपको एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द शॉर्टेस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। कि 2 डेफिनेशन समझ में आ गई मुझे। पहली डेफिनेशन हो गई कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोजीशन चेंज कर रही है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और अगर कोई बॉडी बस ए से बी पे पहुंच रही है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे वो ग्राउंड से चले, आप ग्राउंड से आप टॉप पे चले जाओ, टॉप से ग्राउंड पे आ जाओ, लेकिन आप ग्राउंड पे ही रहे हो, सही, आप पहुंच तो फाइनल डेस्टिनेशन पे रहे हो, बट आप
डायरेक्शन जो है वो अपने पास से डिसाइड कर रहे हो, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। तो जो वो डिस्टेंस जो आप अपने पास से डिसाइड कर रहे होते हो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अच्छा, प्रीवियसली हमने जो है वो स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस हमने पढ़ा था। तो हमने क्या बोला था कि भाई अगर किसी बॉडी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो वो क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। अगर आप और करें, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है भाई बॉडी यहीं से यहाँ ही जाएगी, यहाँ से घूम के नहीं जा रही, यहाँ से यहाँ ही जाएगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। और स्केलर डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है, आपकी मर्जी है कि आप जिस जगह जाना चाहो चले जाओ, बट आपको पहुंचना यहाँ पे है, तो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं स्पीड की और वेलोसिटी की, तो बिफोर स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्पीड क्या होती है। आपकी नज़र में स्पीड क्या होती है? स्पीड होता है रफ्तार, कि भाई वो बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितनी तेज़ी से पहुंच रही है, दैट इज़ अ स्पीड। अगर हम बात करें फिजिक्स डेफिनेशन पे कि भाई बॉडी, मुझे ए से बी पे जाना है, कि मैं ए से बी पे कितनी तेज़ी से पहुंच रहा हूँ, दैट इज़ माई स्पीड। कि भाई मेरी स्पीड इतनी है, अगर मैं जल्दी पहुँच रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी स्पीड ज़्यादा थी, अगर मैं देर से पहुँच रहा हूँ इसका मतलब है मेरी स्पीड जो है वो कम थी। तो स्पीड का ताल्लुक होता है टाइम से। पहली चीज़, स्पीड का ताल्लुक होता है टाइम से। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है पहुँचने में तो स्पीड कम है, अगर कम टाइम लग रहा है स्पीड ज़्यादा है। और स्पीड का ताल्लुक होता है डिस्टेंस से भी, कि हम जहाँ का रहे हैं। मैं बोलूँ भाई मेरे पास जो है वो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मैं एग्जाम्पल दूँ, एक बंदा जा रहा है यहाँ से यहाँ पे, एक बंदा जा रहा है यहाँ से यहाँ पे, इसको पहुँचने में लेट सपोज 1 सेकंड लग रहा है, उसको पहुँचने में जो है वो 3 सेकंड लग रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ थी? आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्पीड पे फ़र्क आ सकता है। भले जाहिर सी बात है, आप दूर जा रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और आप करीब जा रहे हो तो आपको कम टाइम लगेगा। तो स्पीड का ताल्लुक जो है वो डिस्टेंस से भी है और क्या कहते हैं, टाइम से भी है। तो मतलब अगर मैं स्पीड की बात करूं, मैं ये बोलूँगा कि 1 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 घंटे में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर हम यूनिटी की बात करेंगे, हम अब बात करें एक की, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो आवर हो, चाहे वो मिनट हो, 1 सेकंड में बॉडी जितना डिस्टेंस कवर कर रही होती है वो स्पीड कहलाती है। बॉडी क्या कहते हैं, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो स्पीड कहलाती है। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो स्पीड कहलाती है। तो जो स्पीड का, जो बात करें स्पीड की, वेलोसिटी की, तो हम बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि भाई 1 सेकंड के अंदर बॉडी में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, दैट इज अ स्पीड। अच्छा, अगर हम पहले स्पीड को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं बोलूँ आपके पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, सही है। वो ए से बी जो डिस्टेंस है वो मैं बात करता हूँ मीटर में। अच्छा, एक और चीज़ समझ लें, हम जो सिस्टम पढ़ते हैं वो MKS सिस्टम पढ़ते हैं। हम कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर? MKS। फिजिक्स में हम MKS सिस्टम पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री के अंदर हम CGS सिस्टम पढ़ते हैं। MKS सिस्टम में आपके पास डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, मास केजी में होना चाहिए, और टाइम सेकंड में होना चाहिए। दैट्स वाई हम बात कर रहे होते हैं डिस्टेंस को मीटर में। अगर वो डिस्टेंस मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में मौजूद है या किलोमीटर में मौजूद है, तो हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर टू द फॉलो ऑफ MKS सिस्टम। दैट्स वाई MKS सिस्टम को फॉलो करते हैं, दैट इज SI यूनिट। MKS सिस्टम को हम SI यूनिट भी कहते हैं। CGS सिस्टम जो है आपका केमिस्ट्री के अंदर आता है। लेट्स सपोज मुझे A से B पहुंचने में 5 मिनट लग रहा है, एक A से B जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, और टाइम मुझे लग रहा है लेट्स सपोज 1 सेकंड, कि मैं 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। अब मुझे निकालनी है स्पीड। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने क्या बोला था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि भाई अगर मैं डिस्टेंस और टाइम का रेशो ले लूँ तो आई कैन गेट द स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे पास 5 मीटर है और टाइम कितना है 1 है, तो मेरे पास आ गई 5।
सही है, चूंकि डिस्टेंस मीटर में था, टाइम सेकंड में था, तो इसका यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है वो यूनिट होता है किसका, स्पीड का या वेलोसिटी का। ये तो मैंने बात करी, मैंने कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ स्पीड और वेलोसिटी की, ठीक है। तो वही चीज़ अगर हम स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम बात करें, सॉरी किसी भी डायरेक्शन में बात करें, अगर वो लेट्स सपोज ए से बी इसको जाना है, लेकिन वो ए से बी नहीं जा रहा, वो घूम के जा रहा है, घूम के जा रहा है, तो जब घूम के जा रहा है तो जिस रफ्तार से जा रहा है दैट इज स्पीड, जो ए से बी जा रहा है वो जिस रफ्तार से जा रहा है दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसे याद रखें, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेक्टर, इसे याद रखें आप, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड स्केलर, ठीक है भाई। तो अच्छा, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वो वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी से, और इसका फॉर्मूला बनता है एस अपॉन टी। डिस्टेंस को हम एस भी कहते हैं और डी भी कहते हैं, दोनों कहते हैं हम, एस भी पढ़ रहे होते हैं, डी भी कहते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, वेलोसिटी का, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स लास्ट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का होता एक्चुअली क्या है, इसकी डेफिनेशन होती है, वो होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर हम वेलोसिटी को रिकॉल करें, वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज एक बॉडी को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, सही है, ए से बी पे पहुँचना है, ठीक है। बॉडी ने स्टार्ट किया, जिस स्पीड से स्टार्ट किया वो है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से स्टार्ट किया। और हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो जहाँ इनिशियली हमारी स्पीड कम होती है, फिर हम एक्सेलरेटर पे पावर रखते हैं, एक्सेलरेटर को रिलेट कीजिएगा एक्सेलरेशन से, हम एक्सेलरेटर पे पावर रखते हैं तो स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, सही है। इनिशियली वो इतनी स्पीड से मूव हो रही है, हो सकता है बाद में स्पीड कितनी हो गई हो, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई हो बाय अप्लाइंग अ एक्सेलरेटर। तो पहले वी आई इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, इसको हम फाइनल वेलोसिटी कह देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 2 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेटर दबाने से यहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा हुई है। एक्सेलरेशन क्या होती है एक्चुअली, एक्सेलरेटर जब हम प्रेस करते हैं तो वो एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट मतलब होता है किसी भी वेलोसिटी को बढ़ा देना या कम कर देना, एक्सेलरेशन कहलाती है। पहले स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 4 मीटर पर सेकंड हो गई। मुझे पूछा जाए कि भाई हमने आपने एक्सेलरेटर कितना प्रेस किया है, कितनी आपने एक्सेलरेशन लगाई है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा, एक्सेलरेशन को आप डिनोट करते हैं ए से, इसका फॉर्मूला बनता है चेंज अपॉन टाइम। डेल्टा मतलब होता है चेंज, चेंज मतलब चेंज हमेशा निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, टाइम भी दे दूं मैं कि भाई 2 सेकंड में ये अमल हुआ है, 2 सेकंड के अंदर हमने वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है। और अपॉन टाइम, ठीक है। वी एफ कितना है, वी एफ आपके पास 4 है, टाइम है 2, दैट इज 2, ये हो जाएगा 2/2, दैट इज 1। और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की यहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा हुई है गाड़ी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आपने जो एक्सेलरेटर का प्रेस किया, आपने एक्सेलरेटर आपने दी, वो आपने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दी है। दैट्स वाई हम एक्सेलरेशन को ये पढ़ते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, दैट इज एक्सेलरेशन। तो अगर हम कोरिलेट करें डिस्टेंस को वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को, तो डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी चीज़ का मूव होना डिस्टेंस कहलाता है। वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है
वो कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो वेलोसिटी कहलाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी तरह जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है बाय अप्लाइंग अ एक्सेलरेटर, तो वो कितना चेंज आ रहा है, दैट इज योर एक्सेलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लें, और जो इसका यूनिट बनता है वो ये बनता है, दैट इज़ अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज़ अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आज जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करी हैं। मैं इसको स्किप करके भी डायरेक्टली जंप कर सकता था मेन टॉपिक्स पे, बट ये ज़रूरत इसलिए है कि आप जब इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस आ रहे होते हैं फिजिक्स को पिकअप करने के लिए। जाहिर सी बात है, अगर आप पिकअप आपका वीक होगा तो फिर आप स्टेबिलिटी आप खो देते हो, फिर आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो आज तक मेरा लेक्चर इतना ही था। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट्स हैं, होंगे डाउट्स, इसमें कोई भी मतलब कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है। डाउट्स ऑब्वियसली बात है, जब आप पढ़ते हो स्टार्ट में तो डाउट्स होते हैं। तो कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप जो है वो इस चैनल पे नए हैं, 100% बात है, कोई लेक्चर मेरा अपलोड नहीं है नाइमेट्रिक का, आज फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अपने दोस्तों में ये ज़रूर शेयर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपसे दूसरों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो आज तक के लिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।